दोस्तों नमस्कार। पिछले दिनों बिहार में जातिगत जनगणना संपन्न हुई। आज उसके आंकड़े जारी कर दिए गए। आखिर इस आंकड़े से सबसे ज़्यादा नुकसान किसे हुआ, सबसे ज़्यादा फायदा किसे हुआ, आइए हम इसको आसान भाषा में और सटीक विश्लेषण के तौर पर समझते हैं। सबसे ज़्यादा यदि नुकसान किसी को हुआ तो वो हुआ नीतीश कुमार को। जो नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को 2024 में सत्ता से बाहर ले जाने के लिए ये आंकड़ा जारी करके खुश हो रहे थे। जब ये आंकड़ा जारी हुआ तो वो उन्हीं ही चौंका दिया जो आज तक वो कुर्मी समाज के नाम पर राजनीति करते आए हैं और कुर्मी समाज की नुमाइंदगी करते आए हैं और ये दावा करते आए हैं कि बिहार में कुर्मी समाज नंबर 2 की आबादी है यदि जाति में देखा जाए। लेकिन जब कल आंकड़ा जारी हुआ तो ये आंकड़ा चौंकाने वाला था हम सब के लिए और नीतीश कुमार के लिए भी तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा यदि आबादी किसी की निकल कर आई है तो वो यादव समाज की आई है और कुर्मी समाज उससे कहीं ज़्यादा अभी उसकी आबादी पीछे है। हम आपको पहले समझाते हैं कि किस प्रकार से नीतीश कुमार की राजनीति अब बैकफुट पर आ गई और सबसे ज़्यादा यदि किसी को फायदा हुआ तो वो लालू यादव की पार्टी आरजेडी को हुआ। इसलिए यदि मुझसे कोई पूछता है कि राजनीति का चाणक्य कौन, तो मेरे लिए राजनीति के चाणक्य शरद पवार और लालू यादव ही नजर आते हैं कि वो ऐसा दांव खेलते हैं कि लोग उसमें चित हो जाते हैं और उनकी रणनीति को समझ नहीं पाते हैं। जी हाँ, हम आपको समझाते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने पूरी बिहार की राजनीति से नीतीश कुमार को बेदखल करने का पूरा खाका तैयार कर लिया। आइए हम उसको समझाते हैं आपको। जैसा कि विपक्ष लगातार जातिगत जनगणना कराने की मांग कर रहा था, बिहार में ये जनगणना हुई और आज उसके आंकड़े जारी हुए। अभी तक बिहार में जो आरजेडी पार्टी की मुख्य रणनीति रही है यम वाई समीकरण, यादव और मुस्लिम वोटों को साथ करके सत्ता पर काबिज होना, अब वो कहीं ना कहीं बहुत मजबूत दिख रही है। क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा आबादी यदि किसी की निकल करके आई है तो यादव की निकल करके आई है। यादव की आबादी 14.26% निकल करके आई है और मुस्लिम की आबादी कितना है बिहार में, 17%। यदि इनको जोड़ा जाए तो 30% से अधिक आबादी इनकी निकल रही है। तो सबसे ज्यादा मजबूत यदि विपक्षी दलों में कोई नजर आ रहा है तो लालू यादव की पार्टी नजर आ रही है। अच्छा, अब आप इसको समझिए कि किस प्रकार से नीतीश कुमार की राजनीति अब अस्त की ओर बढ़ रही है। नीतीश कुमार अभी तक ये दावा करते आ रहे थे कि कुर्मी समाज बिहार में नंबर 2 की जाति है, ये इसकी आबादी सबसे ज्यादा दूसरे नंबर की है। लेकिन कल आंकड़ा जारी हुआ, कुर्मी आबादी बिहार में 2.80% है। जातिगत जनगणना में एक नारा लगता है जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब भाई सबसे ज्यादा आबादी तो आई है यादव समाज की, मुख्यमंत्री का पद है नीतीश कुमार के पास। अब क्या होगा, एक संदेश ये जाएगा कि जब ये नारा लगता है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो नीतीश बाबू यदि अब आप तेजस्वी यादव को सत्ता की कमान नहीं सौंपेंगे तो जनता में क्या संदेश जाएगा 2024 के लिए। फिर सत्ता की राह आसान नहीं होने वाली है यदि आप पूरी सत्ता की कमान तेजस्वी यादव के हाथों में नहीं सौंपेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा भागीदारी यदि किसी के पास में है तो वो तेजस्वी यादव के पास है जो यादव समाज की नुमाइंदगी करते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की स्थिति इस समय बिहार की राजनीति में काफी डमाडोल स्थिति में है। वो सोच रहे थे कि हम जातिगत आंकड़े जारी करके भाजपा को रोकने में नाकाम हो जाएंगे। हम आपको वो भी समझाते हैं कि कैसे इनकी ये भी रणनीति विफल हो गई भाजपा को रोकने में। लेकिन पहले हम नीतीश बाबू पर चर्चा कर लेते हैं कि नीतीश बाबू की राजनीति किस तरीके से अस्त होने के कागार पर है। नीतीश बाबू ये सोच रहे थे कि जातिगत आंकड़ा जारी होगा और बिहार में एक माहौल बनेगा कि नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा काम कर दिया। लेकिन वो शायद इस बात से चूक गए कि भारतीय राजनीति सदैव जाति पर आधारित राजनीति रही है। जिसकी जितनी जाति अधिक होती है, जिसकी जितनी जनसंख्या अधिक होती है, वही सत्ता पर काबिज होता है। अधिकांशतः ऐसा ही होता है। अब बात क्या है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। नीतीश बाबू जब लोकसभा चुनाव नजदीक है, जब सीटों का बंटवारे का समय आएगा तो सबसे ज्यादा आबादी किसकी, यादव समाज की। यादव समाज की नुमाइंदगी कौन कर रहा है, तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तो भाई सीट भी किसको सबसे ज्यादा चाहिए, आरजेडी पार्टी को चाहिए। यदि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के हिसाब से यदि देखा जाए तो आपको तो बिहार में जो 40 लोकसभा सीटों वाला बिहार है उसमें तो मात्र आपकी पार्टी को 2 से 3 सीटें मिलेंगे। फिर तो आपकी राजनीति ऐसी ही अस्त हो जाएगी। और यदि आप इस फार्मूले को नहीं मानते हो तो फिर तो आपकी राजनीति वैसे भी डूब जाएगी कि जहां पर आप जनता में नारा दे रहे थे पिछले समय में कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, आप उस पर तो सफल ही नहीं हो पाएंगे जब आप इस आंकड़े को नहीं मानेंगे और इस आंकड़े पर आप सीटों का बंटवारा नहीं करेंगे। तो आपकी तो पार्टी वैसे भी स्थिति गंभीर है आपकी। और आप इस समय राजनीति में कहां पर खड़े हैं यदि आप इसका आकलन करेंगे तो सबसे दयनीय स्थिति नीतीश कुमार की है। अब हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से विपक्षी दलों ने जातिगत आंकड़े के रूप में मोदी रथ को रोकने का प्रयास किया, लेकिन ये इसमें भी असफल हो गए। कई दांव पैतरे आजमाए, ठाकुर बनाम ब्राह्मण किया और सनातन धर्म पर टिप्पणियां करवाई कि किसी भी प्रकार से मोदी रथ को रोकना है, लेकिन ये सफल नहीं हुए। तो उन्होंने क्या किया, भाई जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दो। इन्होंने जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी किए जिसमें पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या आई है 27.12%।
अति पिछड़ा की आई है 36.014%, अनुसूचित जनजाति की आबादी आई है 19.65%, अनुसूचित जाति की आंकड़ा मतलब जनसंख्या है 19.65%, अनुसूचित जनजाति का आंकड़ा है 1.68, लगभग 1.5%, और अनारक्षित जो सवर्ण समाज है, यहाँ पर मुझे ये ठीक लगा कि इन्होंने अनारक्षित लिखा, अनारक्षित की आबादी है 15.5224%। अब 2024 में जो रणनीति होगी विपक्षी दलों की, बिहार में आरजेडी की रणनीति होगी या मुआई समीकरण, यदि जो मुस्लिम की आबादी है 17.70% और यादव की है 27%, 30%, 40% की ये ऊपर जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में ठीक ठाक स्थिति में है। अच्छा, ये सोचते हैं हम यह मुआई समीकरण करके हम भाजपा के मोदी रथ को रोक लेंगे, और जो अति पिछड़ा की आबादी, अति पिछड़ा की जो जनसंख्या है वो है 36 पिछड़ा समाज से ज़्यादा आबादी इनकी है, ये सोचेंगे कि अति पिछड़ा से हम कुछ वोटों को खींच लेंगे, ये मुआई समीकरण को मुख्य रणनीति में लेकर के चल रहे हैं। अच्छा, भाजपा किस वोट को साधेगी 2024 में? भाजपा की जो कोर वोटर मानी जाती है अति पिछड़ा, उसकी आबादी है 36%, और जो अगड़ा समाज के ब्राह्मण और राजपूत माने जाते हैं, ये अगड़ा समाज के आते हैं, इनकी आबादी है 15%, तो 36-15 ये तो 50 के पार कर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो इनकी रणनीति थी कि हम मोदी को रोक ले जाएंगे, वो तो कहीं ना कहीं जनसंख्या के हिसाब से ही नजर आ रही है कि ये इसमें फेल हो गए। अब इसमें तो तेजस्वी यादव को करना है, तेजस्वी यादव को यदि चुनाव में सत्ता पर काबिज होना है तो इन्हें अति पिछड़े की आबादी में से वोटों को खींचना होगा कि अति पिछड़े से हम कितना भाग लेके चले जाएं, और भाजपा को यदि सत्ता में आना है तो वो अति पिछड़े वोटों को कितना बचा के रख ले जाए, वो उसको उतना बचाना है, अति पिछड़े वोट को जाने नहीं देना है। अच्छा, बिहार की राजनीति में किसका कितना आंकड़ा है हम आपको बता दें। पिछड़ा वर्ग है 27%, अति पिछड़ा है 36% लगभग के करीब में, अनुसूचित है 19 के करीब में, अनुसूचित जनजाति है 1.5% के करीब में, अनारक्षित जो सवर्ण है वो है 15%, हिंदू आबादी कुल है 81%, मुस्लिम आबादी है 17%, ईसाई है 0.056 आधे % आबादी है, और सिख उससे भी कम है 0.0113% है। अब हम यदि जातियों का आंकड़ा हम आपको बता दें तो सबसे ज़्यादा बिहार में आबादी है, सबसे ज़्यादा बिहार में आबादी है यादव की 14.26%, रविदास की है 5.2%, कोयरी समाज की है 4.2%, ब्राह्मण की है 3.65%, राजपूत की है 3.45%, मुसहर की है 3.08%, भूमिहार की है 2.86%, कुर्मी की है 2.80%। अब कुर्मी की कई जातियों से 6-7 जातियों से नीचे इसकी आबादी है। तो जिस समाज की, जिस जाति की अभी तक नुमाइंदगी नीतीश कुमार कर रहे थे, अब इनकी राजनीति इसी आंकड़े से ही लगता है कि अब इनकी राजनीति खत्म होने वाली है, क्योंकि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ये नारा नीतीश बाबू आपने ही दिया था, और अब ये आंकड़ा आप ही की गले की फांस बन गया है। इसी प्रकार की चुनावी रणनीति को समझने के लिए और सटीक विश्लेषण को समझने के लिए आप हमसे अवश्य जुड़े, आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार।